2022 तक ऑपरेशनल रोल में तैयार होने के बाद भी एचएएल की तरफ से तेजस MK1A में उत्तम AESA रडार के बदले एल्टा की 2052 AESA रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला क्यों किया गया है। डीआरडीओ की तरफ से भी अपनी खुद की SU-30 MKI, MiG-29 और A319 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को रखने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट क्यों किया जा रहा है। भारत और चाइना के बीच हुई लेटेस्ट बॉर्डर मीटिंग के दौरान किस वजह से भारत की तरफ से चाइना की तरफ से दिए गए सभी प्रपोजल को मानने से इनकार किया गया है। और अंत में रशिया की कालाश्निकोव कंसर्न की तरफ से पाकिस्तान में बनाए जा रहे AK सीरीज के राइफल्स को दुनिया की सबसे घटिया AK सीरीज के राइफल क्यों कहा गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट उत्तम AESA रडार को लेके है। डीआरडीओ की तरफ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अभी उत्तम AESA रडार की एयर टू एयर ट्रायल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और अगले साल की मिड में यानी कि जून या जुलाई के बीच ही इसकी सभी जरूरी एयर टू ग्राउंड ट्रायल भी पूरा होने वाला है। इसके बाद 2022 तक इसको सर्विस में शामिल करने के लिए या फिर इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस मिलने का उम्मीद किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर उत्तम AESA रडार को बेसिक से लेकर एडवांस एयर टू एयर मोड में टेस्ट किया जा चुका है और ऑलमोस्ट 80% के आसपास इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद इसे पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फाइन ट्यून किया गया और इसकी सर्च एंड ट्रैक पैरामीटर्स को बेहतर करने के लिए इसकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है। उत्तम AESA रडार अभी भले ही 2022 तक पूरी तरीके से तैयार होने वाला है, लेकिन इसे ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने में या फिर इंडियन एयरफोर्स के किसी फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट होने के लिए 2028 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले इसको तेजस MK2 के साथ लॉन्च किया जाएगा। अब भले इसको तेजस MK1A में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन तेजस MK1A में एचएएल की तरफ से इसमें इजराइल की एल्टा 2052 रडार्स को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। इसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि तेजस MK1A की प्रोडक्शन से पहले उत्तम AESA रडार इंटीग्रेशन के लिए तैयार हो पाएगा और मास प्रोडक्शन के लिए तैयार हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, जिस वजह से एचएएल की तरफ से पहले से इजराइल से एल्टा की 2052 रडार को खरीदने का फैसला किया गया था। फिलहाल अभी डीआरडीओ कोशिश कर रही है कि तेजस MK1A में इसको इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन एचएएल की तरफ से लिया जाएगा। डीआरडीओ की तरफ से उत्तम AESA रडार को सुखोई में भी टेस्ट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी किया गया, जिसमें अगर सब कुछ सही रहेगा तो SU-30 MKI में भी उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इसकी वर्तमान की N011 PSR रडार को रिप्लेस करने वाली है। पर ये उत्तम AESA रडार का एक अपग्रेडेड वेरिएंट होगा, जिसमें इसकी TR मॉड्यूल को तेजस में लगने वाली उत्तम AESA रडार के मुकाबले काफी हद तक इंक्रीज किया जाएगा, जिस वजह से इसका रेंज भी काफी बेहतर होने वाली है। अब SU-30 MKI एयरक्राफ्ट में फ्रंटल कोन सेक्शन काफी बड़ा है, जिस वजह से वो आराम के साथ एक बड़े रडार एंटीना को वहां पे होल्ड कर सकता है और इसकी इंजन भी काफी पावरफुल है, जिस वजह से वो इसको सफिशिएंट पावर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा उत्तम AESA रडार को अभी हमारे MiG-29 एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और नेवी के फ्यूचर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ भी इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका डेडिकेटेड सी बेस्ड वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी खुद की A319 एयरक्राफ्ट को खरीदने का फैसला किया गया है, जिसको डीआरडीओ की तरफ से अपनी एयरबोर्न रडार डेवलपमेंट प्रोग्राम या एवेक्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अंदर उत्तम AESA रडार की टेस्टिंग से लेकर हमारी फ्यूचर मार्क 2 कैटेगरी की एवेक्स और हमारी नेवी की मैरीटाइम मल्टीमिशन एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है और इन सभी की डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का कोशिश किया जा रहा है। इसे अभी डीआरडीओ एयर इंडिया से खरीदने वाली है। इससे पहले उत्तम AESA रडार को टेस्ट करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से कमर्शियल एयरलाइंस से एक एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया गया था, लेकिन लीज पर लेने के बाद भी टेस्टिंग प्रोसेस के अंदर काफी सारे इशू सामने आते हैं, क्योंकि किसी भी नए चीज को डेवलप करते दौरान अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सामने आती है और उनको रिजॉल्व करने के लिए मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है, जिस वजह से जिस भी एयरलाइनर से जेट को लीज पर लिया गया होता है वो अपने एयरक्राफ्ट में एडिशनल मॉडिफिकेशन करने को लेकर राजी नहीं होते या फिर सब करने के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ता है, जिस वजह से इसके अंदर भी काफी टाइम लग जाता है। इसी वजह से डीआरडीओ की तरफ से भी अपनी खुद की एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फैसला किया गया है। अब ये एयरक्राफ्ट डीआरडीओ की प्रीवियस एयरक्राफ्ट यानी कि HS-748 के मुकाबले काफी स्पीड में और काफी ऊंचाई में उड़ान भर सकता है, जिस वजह से इसको टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने से हम हमारे रडार्स को या किसी भी अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ज्यादा ऊंचाई में और ज्यादा स्पीड में टेस्ट कर सकते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ बेहतर तरीके से मेल खा सकता है।
अब डीआरडीओ की तरफ से अभी अपनी खुद की एक SU-30 को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से पहले जो भी वेपन की टेस्टिंग किया जाएगा या फिर डेवलपमेंट होते दौरान इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उन सभी को टेस्ट करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ किया जाता है। अगला अपडेट SU-57 को लेके है। अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले रशियन एम्बेसडर ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि रशिया के प्रेसिडेंट 2021 की शुरुआत में भारत के गश्त पर आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान AK-203 और कामोव 226 हेलीकॉप्टर की डील को फाइनल करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये बात भी बताया था कि भारत की एरो इंडिया शो के दौरान रशिया की तरफ से अपनी SU-57 एयरक्राफ्ट को भी डिस्प्ले किया जाएगा। इसके साथ SU-35 और MiG-35 जैसे एयरक्राफ्ट को भी एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले किया जाएगा। उनकी स्टेटमेंट के बाद यह लगा था कि रशिया अपनी SU-57 एयरक्राफ्ट को इस बार एरो इंडिया शो के दौरान भारत में उड़ान भरते हुए देखा जाएगा। लेकिन आज स्पुतनिक में इसी को लेकर एक रिपोर्ट आया था, जिसको देखने के बाद मुझे काफी बुरा लगा है, क्योंकि स्पुतनिक के मुताबिक रशिया SU-57 को इस बार एरो इंडिया शो में डिस्प्ले तो जरूर करने वाला है, लेकिन वो इसका सिर्फ एक स्केल मॉडल होने वाला है, यानी कि रियल में हमको SU-57 उड़ान भरते हुए देखने को मिलने वाला नहीं है। हालांकि ये पहली बार है जहां पर रशिया किसी फॉरेन एग्जीबिशन के दौरान अपनी SU-57 की मॉडल को डिस्प्ले करने वाला है। तो मेरी तरह जितने भी लोग इस बार एरो इंडिया शो के दौरान जाके इसको देखने की उम्मीद कर रहे थे, तो उन सभी को शायद यहाँ पर बुरा लग सकता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच अभी बॉर्डर में हालात कैसे हैं। इसी दौरान बॉर्डर में तनाव को कम करने के लिए कई बार मीटिंग को किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नतीजा सामने नहीं आया है। अभी एक बार फिर से भारत और चाइना के बीच इस बात को लेकर मीटिंग किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें चाइना की तरफ से जो कंडीशन रखे गए थे वो भारत को मंजूर नहीं था, जिस वजह से हमारे तरफ से कह दिया गया कि चाइना की तरफ से ये जो प्रपोजल दिया गया था इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चाइना की तरफ से इस बार लद्दाख में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए जो प्रपोजल दिया गया था वो ये था कि पीपल लिबरेशन आर्मी फिंगर 8 तक वापस जाएगी और इंडियन आर्मी को फिंगर 1 तक वापस आना पड़ेगा, और इसके बीच जो एरिया रहेगा उसको आज के बाद से बफर जोन या नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाएगा। अब इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया कि हम ऐसे ही चाइना को घुसपैठ करने पर रिवॉर्ड नहीं दे सकते। 5 मई 2020 को चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्टेटस को बदलकर भारत के एरिया में घुसपैठ किया गया था, और अगर अभी कोई वापस जाएगा तो वो चाइना है। और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को बस एक ही तरीके से किया जा सकता है, जिसमें चाइना को फिंगर 8 तक वापस जाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर अभी फिंगर 4 में भारत और चाइना की मिलिट्री आमने सामने है, और अभी चाइना की तरफ से फिंगर 8 के करीब अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है, और भारत की तरफ से भी चाइनीज एक्टिविटी को काउंटर करने लायक डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि अगर भारत और चाइना के बीच ये फेसअप अभी ज्यादा लंबा खींचता है तो विंटर के बाद भारत और चाइना की भी शॉर्ट टर्म की लड़ाई शायद जरूर होने वाली है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। ये बात आप सबको शायद पता होगा कि पाकिस्तान में गन्स आपको सेकेंड हैंड मोबाइल से भी कम कीमत पर मिल जाएंगे, और काफी शुरू से ही पाकिस्तान में गन्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, रिफर्बिश किया जाता है, या फिर यूं कहे कि ओरिजिनल गन्स की सस्ती कॉपियां वहां पे बनाई जाती है। इसी वजह से सुअरों के लिए पाकिस्तान के अंदर हथियारों को हासिल करना कोई बहुत बड़ी काम नहीं होता है, और इसी वजह से इतने खराब इकोनॉमिक कंडीशन के होते हुए भी पाकिस्तान अपने पाले हुए सुअरों को वेपन्स को अवेलेबल करा पाता है। कुछ दिन पहले भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक पाकिस्तानी सुअर को ठिकाने लगाने के बाद उसके पास से एक US M16A1 राइफल को रिकवर किया गया था, लेकिन बाद में पता लगा कि यह भी ओरिजिनल US मेड M16A1 राइफल की इलीगल कॉपी था। इन सभी गन्स को मेनली पाकिस्तान की दरा अदम खेल में बनाया जाता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में रशियन ओरिजिन AK सीरीज के राइफल को बनाया जाता है, जो कि फिर भी AK सीरीज के राइफल्स की इलीगल कॉपी होती है। अभी हाल ही में एक रशियन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक वीडियो को रिलीज किया गया था, जहां पर दुनिया की सबसे घटिया AK सीरीज के राइफल्स के बारे में बात की गई थी, यानी कि पूरे दुनिया भर में जहां पर भी कलशनिकोव की AK सीरीज के राइफल्स बनाए जाते हैं उन सभी को टेस्ट किया गया था, और इसमें पाकिस्तान के अंदर बनाए गए AK सीरीज को सबसे घटिया AK सीरीज का राइफल कहा गया था। कलाश्निकोव कंसर्न की रिप्रेजेंटेटिव ने ओरिजिनल रशियन ओरिजिन और इसकी लीगल कॉपीज को पहचानने के लिए कुछ टिप्स देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में जो AK सीरीज के राइफल बनाए जाते हैं और उनमें जो सीरियल नंबर होता है वो दिखने में तो काफी हद तक रशियन AK सीरीज के राइफल जैसा लगता है, लेकिन उनमें लैटिन कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और उनमें काफी सारे स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है जो कि रशियन इजीली पहचान जाते, क्योंकि उनको उनकी लैंग्वेज अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन आप और मेरे जैसे कोई अगर इसको देखेगा तो इजीली पहचान नहीं पाएगा। कलाश्निकोव कंसर्न की रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से बताया गया था कि उन्होंने जब पाकिस्तान की AK सीरीज के राइफल को टेस्ट किया तो इसे निकलने वाली बुलेट 50 मीटर के बाद स्टेडी नहीं रह पा रहे थे, और इम्पैक्ट होने के बाद जो होल होता था वो सीधा नहीं होता था।
और इनकी बैरल भी काफी पुअर क्वालिटी के होते थे और पाकिस्तान के दराआदाम खेल के गन्स बनाने वालों को बैरल की ट्विस्टिंग रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से पता नहीं है, जो कि मेनली बुलेट को स्पिन करने के लिए और स्टेडीली आगे बढ़ने में मदद करता है। उनके मुताबिक उन्होंने जितना भी AK सीरीज को देखा था उन सभी के मुकाबले पाकिस्तानी AK सीरीज की एक्यूरेसी सबसे खराब थी। और अगर किसी को पाकिस्तान की AK सीरीज के राइफल को खरीदना है तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये गन 20 मीटर की दूरी से भी एक्यूरेट नहीं है और इतनी दूरी से भी ये गन स्टेडी फायरिंग नहीं देते हैं। हम वो बात अलग है कि अगर आपको अंधाधुंध फायरिंग करनी है तो इसे आप खरीद सकते हैं। अगला अपडेट स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर। रिसेंटली इजराइल के रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से ये बताया गया है कि उनको अभी किसी एशियन कंट्री की तरफ से स्पाइस 2000 और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से किए गए ऑफिशियल ट्वीट में ये नहीं बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस देश की तरफ से दिया गया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि या तो ये कॉन्ट्रैक्ट भारत की तरफ से दिया जा सकता है, सिंगापुर की तरफ से दिया जा सकता है या फिर फिलीपींस की तरफ से दिया जा सकता है। अब स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो इससे पहले ही भारत की तरफ से खरीदा जा चुका है, लेकिन अपनी इंडिजिनस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को देखते हुए भारत की तरफ से ओरिजिनली प्लान किए गए 8000 मिसाइल के बदले बस कुछ ही लिमिटेड मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया था। ये एक 4th जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको टेस्टिंग के दौरान US की जेवलिन मिसाइल से भी बेहतर पाया गया था। इसको अभी लगभग 35 देशों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ तक कि US की तरफ से भी अपनी अपाचे हेलीकॉप्टर्स में इसके हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट्स को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। अब हाल ही में $200 मिलियन की कीमत में जो ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस किया गया था, इसका भारत की तरफ से प्लेस किए जाने का चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी भारत और चाइना के बीच जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में लद्दाख में दोनों ही तरफ से टैंक्स और आर्मर्ड यूनिट को तैनात किया गया और बदले में हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद नहीं है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। हालांकि अभी नैमिका व्हीकल्स और नाग मिसाइल को लद्दाख में तैनात किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम नहीं है, जिस वजह से इनको कहीं पर से भी आसानी से लॉन्च नहीं किया जा सकता है और स्पेशली पहाड़ी इलाकों में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।